सो फ्रेंड्स, एज यू नो, हमने पार्ट जो है 10 तक जो है अपना सेशन जो है खत्म कर लिया है और इसमें हमने दो मेन पार्ट्स जो है पढ़ लिए हैं। अब फ्रेंड्स, दो मेन पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं, अगर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने जाऊं, सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने क्या क्या पढ़ा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और फिर उसके बाद पार्ट 4A। और फिर जैसा कि हमने कल समझा था, हमने 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये पार्ट्स हमने पढ़े हैं। सो ये सारे पार्ट्स जो है 1, 2, 3, 4 और 4A ये आपस में कनेक्टेड है और उसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी फ्रेंड्स आपस में कनेक्टेड है। जैसे 1, 2, 3, 4 क्या करते हैं फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, 1, 2, 3, 4 जो है सबसे पहले आपको बताते हैं आपका हाउस कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद हाउस के मेंबर सिटीजन क्या होंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हाउस के जो लोग हैं उनके क्या राइट्स होंगे। फिर उसके बाद जो हाउस के एल्डर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद पार्ट 4A जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। सो इस तरह हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4A ये काफी हद तक कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं ये किसकी बात करते हैं, सिटीजन्स की और उनके राइट्स की और उनकी ड्यूटीज की क्या करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं। एंड उसी तरह से एज वी हैव स्टडीड कि कोई भी सिटीजन अपने राइट्स तभी इंश्योर कर पाता है जब वो किसका हिस्सा बन जाए, एक स्टेट का, एक कंट्री का पार्ट बन जाए। तो इसीलिए जो स्टेट है, गवर्नेंस है, वो भी क्या होता है, जरूरी होता है। जो गवर्नेंस है वो भी एक स्टेट को रन करने के लिए जरूरी होता है। तो 5, 6, 7, 8, 9 क्या करते हैं, गवर्नेंस से बात करते हैं। जैसे 5 में हमने कल समझा था फ्रेंड्स यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है, पार्ट 7 में प्रिंसली स्टेट्स है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 9 में लोकल गवर्नमेंट है और पार्ट 10 में फ्रेंड्स शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है। तो इस तरीके से हमने दो मेन क्लासिफिकेशन जो है अपने सिलेबस के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज से फ्रेंड्स हमें थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करना है, जिसको मैं नाम देता हूं फ्रेंड्स सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। पर इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैड अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पार्ट्स बोले हैं उनमें आपने बकायदा क्या कहते हैं, सारे के सारे सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज क्लियर कर दिए। जो गवर्निंग बॉडीज है उनके राइट्स, ड्यूटीज और लिमिटेशंस क्लियर कर दिए। तो आखिर व्हाट इज द नीड ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, आखिर हम इसको क्यों स्टडी करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, as we have studied in article 1, India is what? India is a federalism. Federalism means जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है दोनों का आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। आई मीन टू से एक मयान में फ्रेंड्स दो दो तलवारें रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, फ्रेंड्स इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। सो अगर इंडिया लेवल पे कोई लॉ बनता है तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को, एमपी को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और उसी तरह से एमपी में कोई लॉ बनता है फ्रेंड्स, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो वो लॉ कहीं ना कहीं अदर स्टेट्स को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो जब एक मयान में फ्रेंड्स दो तलवारें रह रही हैं, सो इन दोनों के आपस के रिलेशंस कैसे हैं, ये आपके लिए जो है समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लॉ मेकिंग के दोनों को पावर्स दिए हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आपस में क्लैश होते हैं। अब फ्रेंड्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ऐसा क्यों, हमने तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ा है। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ वी टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, वी ऑल हैव अंडरस्टूड फेडरलिज्म मींस व्हाट। फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो पावर्स जो हैं, आपको मैंने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो है टीच करा था। सो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में मैंने आपको बताया था कि चार तरह के पावर हो सकते हैं, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल। तो ये जो चार तरह के पावर्स हैं इनमें अगर हम बात करें तो जुडिशियल को हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जुडिशियल में क्या होता है फ्रेंड्स, इंडिया में अगर हम बात करें
तो क्या है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एंड सिंस इंडिया में इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है या फिर जो स्टेट और यूनियन है, दे हैव नथिंग टू डू विद द जुडिशरी। इसलिए हम डिवीजन ऑफ पावर में इंडिया में सिर्फ 3 चीजों की बात करते हैं, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। क्योंकि जुडिशरी हमारे यहाँ क्या है, एज वी हैव स्टडीड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो खुद एक सेपरेट बॉडी है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग फाइनेंशियल रिलेशंस सर क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं टैक्स की या फिर मैं बात करूं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, सो ये किस में आता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिलेशन में आता है। अब रिलेशंस में अगर बात करें तो एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन और सेकंड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव, फ्रेंड्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड, लॉ मेकिंग का जो पावर होता है वो क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, और लॉ इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आई गेस प्रीवियस क्लासेस में हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्वच्छ भारत अभियान, सो इट इज अ लॉ टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट, एंड if we talk about implementation, then the implementation of this law will be done by the prime minister and his council of minister. लैंड एबोलिशन एक्ट, जमीन अधिग्रहण अधिनियम, जमीन पर कब्जा करने वाला कानून पास कहाँ होगा, पार्लियामेंट में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज करेंगी। तो यही लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन है। अब फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है, हमें लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ना है सेंटर और स्टेट के बीच का। अब लेजिस्लेटिव रिलेशन को अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है इसमें कौन कहां के लिए लॉ बना सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द सेंटर एंड स्टेट, सो सेंटर के पास क्या पावर होती है फ्रेंड्स, वो पूरे इंडिया में कहीं के लिए भी लॉ फॉर्म कर सकती है। ठीक है, वो किसी भी स्टेट के लिए लॉ फॉर्म कर सकती है, वो कंप्लीट या फिर किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 370 हटाने के लिए भी पार्लियामेंट ने क्या करा फ्रेंड्स, लॉ बनाया, जो जम्मू कश्मीर के किस पे था, जो जम्मू कश्मीर पे था, जो कि इंडिया का क्या है, पार्ट है। और उसी तरह से CAA, ये क्या करा गया, पूरे इंडिया पे लागू कर दिया गया। और NRC क्या करा गया, ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे इंप्लीमेंट किया गया, असम पे। सो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरी कंट्री या फिर कंट्री के किसी पार्ट के ऊपर क्या कर सके, लॉ बना सके। बट इफ आई टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, डेट इज शिवराज सिंह चौहान, सो उनके पास क्या फ्रेंड्स, MP के बाहर कोई लॉ बनाने की पावर है, डेफिनेटली नॉट। सो MP में जो स्कीम्स चलती है स्टेट लेवल की, फॉर एग्जांपल लाडली लक्ष्मी योजना, तो इन स्कीम्स के लिए लॉ कौन बनाते हैं, शिवराज सिंह चौहान बनवाते हैं। कहां पर, विधानसभा में। सो ही हैज द पावर टू मेक लॉस फॉर द होल MP और अ पार्ट ऑफ MP। बट अ क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन योर माइंड कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ है, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं विजय माल्या बाहर भाग गए हैं, एज यू ऑल नो, भगोड़ा शब्द यूज होने लग गया है। सो उनको अगर पकड़ना है, एक फ्यूजिटिव को पकड़ना है, सो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, सो फ्रेंड्स डेफिनेटली उसके लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। बट इसको अगर आपको डिटेल में समझना है फ्रेंड्स, सो आई गेस यू ऑल शुड स्टडी मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ने क्या करा था, जो मेनका गांधी जी हैं, जो कि कांग्रेस फैमिली से बिलोंग करती हैं, इन्हें क्या कर दिया गया था, इन्हें 1978 के आसपास में इन्हें इंडिया के बाहर जाने से रोक दिया गया था। कहा गया था कि इनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसका गलत इस्तेमाल करेंगी, इंडिया की जो है इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ये खराब करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है फ्रेंड्स, ये इंडिया की टेरिटरी से बाहर का लॉ है। सो ऐसी चीजें कौन बनाएगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली स्टेट जो है वो तो खुद अपनी स्टेट के बाहर लॉ नहीं बना सकते। सो ऐसी चीजें फ्रेंड्स कौन बनाएगा, ऐसी चीजें नेशनल लेवल पे फॉर्म होगी। मतलब पार्लियामेंट के पास इंडिया या उससे बाहर के लिए भी कोई लॉ बनाना है, इंटरनेशनल, क्रिमिनल एक्सेट्रा, तो वो भी पार्लियामेंट करेगी। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन शुड बी कि सब्जेक्ट्स क्या होंगे, लॉस किस पे बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स पे बनाए जाते हैं। सो सेंटर गवर्नमेंट के पास जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर है, वो क्या है फ्रेंड्स, वो सेंटर, वो यूनियन लिस्ट में कहलाते आते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट के पास जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर है वो किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। और जिनके ऊपर ये दोनों लॉ बना सकते हैं वो किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सर क्लियर नहीं हुआ? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, जो जिन जिन चीजों पे लॉ बनाए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं, उन्हें 3 सेपरेट लिस्ट में बांट दिया है। एक है यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ यूनियन लॉ बनाएगा, एक है स्टेट लिस्ट जिस पे सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा। बट साथ ही साथ ये फील करा गया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों को इक्वली इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन। सो फ्रेंड्स एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो नेशनल और स्टेट दोनों को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है, इसलिए इसको काय में रखा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। उसी तरह से हम बात करें मैरिज की। सो मैरिज फ्रेंड्स क्या है, एक पर्सनल इशू है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेट इस पे लॉ बनाने का काम ज्यादा करती है। बट सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए और डिस्प्यूट्स खत्म रखने के लिए भाई जो सेंटर है वो भी क्या कर सकता है, इसके ऊपर लॉ बना सकता है। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि सबके अलग अलग लॉज मैरिज के बंद किए जाए और एडॉप्शन, मैरिज, सक्सेशन, इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। उसी तरह से फ्रेंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन स्टेट और नेशनल दोनों की क्या है, ड्यूटी है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो पुलिस जो होती है वो स्टेट लिस्ट में आती है, इसीलिए केजरीवाल जी को उठा के ले जाती है पुलिस, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता है। पर नॉर्मली जो क्या कहते हैं स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, योगी आदित्यनाथ जी वगैरह, उनके अंगूठे के नीचे ही पुलिस जो है काम करती है। बट अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारी बॉर्डर्स की, तो मुझे बताइए, जो कंट्री की बॉर्डर्स हैं वो भले ही किसी किसी स्टेट की रहती हैं, पर क्या वो उन बॉर्डर्स को स्टेट्स को सौंपना सही होगा? और अगर सौंप दिया जाए तो क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इन सबको किसके अंडर में डाला जाता है, यूनियन लिस्ट के अंडर में डाला जाता है। एंड आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कितने ज्यादा सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। और उनमें से जो प्राइमा फेसी आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिनको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से और किस रीजन से ये किस किस लिस्ट में दिए हैं। बट मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स को, टेल मी, अगर हम इतने सारे ह्यूज नंबर के सब्जेक्ट्स को सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देते, वुड इट बी फेयर इनफ? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लो क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। एंड एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, ताकि मैं सिर्फ 7 शेड्यूल करके मेंशन कर दें और सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है, जो लेस रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम अलग से मेंशन कर दे। लेट मी टेल यू, जो आज का ये सेशन सुन रहे हैं फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सेशंस फ्रॉम नाउ, देन आपके प्रीवियस सेशन सारे क्लियर होने चाहिए, बिकॉज देन ओनली आप आज के सेशन से समझ सकते हो। प्रीवियस सेशंस आपको क्लियर नहीं है तो आज और इसके आगे के सेशंस में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो प्लीज, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, सो हैव अ लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स टेल मी, एटॉमिक एनर्जी, वी ऑल नो, अगर एक एटॉमिक ब्लास्ट हो जाए, सो वो एटॉमिक ब्लास्ट अगर एक ह्यूज लेवल का हो तो पूरी कंट्री तक को क्या कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। तो मुझे बताइए, क्या एटॉमिक एनर्जी जैसा टॉपिक जो है, इसको डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जानी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। इसको डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी जानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, एक पाकिस्तानी पर्सन आदनान समी को इंडियन सिटीजनशिप दी जाए या ना दी जाए, क्या इसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। ऑन द अदर हैंड रेलवे, फ्रेंड्स रेलवे और नेशनल हाईवे और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें मल्टीपल स्टेट्स में कनेक्टिविटी का काम करती हैं। और अगर आप ब्रिटिशर्स के टाइम को हिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो आप ये समझेंगे कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। कम्युनिकेशन से ही जो बैटल है वो विन किए जाते हैं और बैटल्स रोके भी जाते हैं। सेंसस हम जानते हैं पूरी कंट्री का बनता है, और इसमें कोई भी स्टेट क्या कर सकता है,
अपने आंकड़े ज्यादा दिखा सकता है चुनाव जीतने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी लिटरेसी इलिटरेसी का रेट आया है, सो उसमें अगर सेंसस हम खुद अपना करेंगे तो हम अपने स्टेट को ग्रेड बताने के लिए उसके आंकड़े क्या कर देंगे फ्रेंड्स, बढ़ा देंगे। और फीमेल पोइटिसाइड जैसे शर्मनाक आंकड़े फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम घटा देंगे। Other than that, income tax and corporation tax, as I've told you in the previous lecture, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी के अलावा सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स से होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी टैक्स से ज्यादा है। अदर देन दैट पोर्ट, अब फ्रेंड्स पोर्ट जो होते हैं ये भी रेलवे, नेशनल हाईवे की तरह और क्या कहते हैं हमारी बॉर्डर डिफेंस की तरह इंटरकनेक्शन का काम करते हैं, तो ये भी सेंटर के पास ही रहेंगे। और शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी होते हैं, तो इसलिए सेंटर ही इनको कंट्रोल करता है। अब फ्रेंड्स नाउ लिकर, अब फ्रेंड्स आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का मैक्सिमम रेवेन्यू किससे आता है, दो ही चीजों से आता है, एक होता है पेट्रोल और एक होता है लिकर। इवन फ्रेंड्स जब यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जब जीएसटी आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साफ इंस्ट्रक्शन थे कि इस पर तो बात भी मत करना, इस पर तो बात भी करी तो जीएसटी नहीं आएगा। मतलब लिकर पे तो स्टेट हाथ भी नहीं लगान देता है। एंड आई गेस यू ऑल नो कि हमारे स्टेट्स में जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ था तो सबसे पहले लिकर शॉप से ओपन हुई थी, रीजन बीइंग सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लिकर का ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर, लैंड इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू। अब फ्रेंड्स एज आई हैव टोल्ड यू, नगर निगम जो रहती है उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स का पावर दिया जाता है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ जो नायब तहसीलदार होता है उनकी भी जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू से ही क्या होती जुड़ी होती है। एंड अदर देन दैट, इफ यू हैव सीन द फिल्म सिंह साब द ग्रेट, तो उसमें सनी देओल जी जो वो क्या कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो क्या कहते हैं विलन है, उसके ऊपर क्या करते हैं, जो चार्जेस लगाते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने के ही लगाते हैं। अदर देन दैट आपने कई बार फ्रेंड सुना होगा कि इस राज्य में भाग मिल्खा भाग जो है टैक्स फ्री हो गई, इस राज्य में अभी नहीं हुई। सो रीजन बीइंग एंटरटेनमेंट भी किसका टॉपिक है, स्टेट का ही टॉपिक है। नेक्स्ट इज टोल टैक्स। अब फ्रेंड्स जो टोल टैक्स होता है, अब हर जगह यू हैव सीन कहीं टोल टैक्स के रेट ज्यादा होते हैं, कहीं टोल टैक्स के रेट्स कम होते हैं। सो व्हाट इज द रीजन, रीजन इज कि ये भी क्या है, स्टेट्स के अंडर में आता है। एंड एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, पंचायत म्युनिसिपैलिटी किसके अंडर में आती है, तो ये स्टेट के ही अंडर में आती है। एंड एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी मच रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आई गेस आपको ये स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें वो टॉपिक्स आते हैं फ्रेंड जिन पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी। अब लेट मी टेल यू कि जो लिस्ट है इनमें जो एक मेन अमेंडमेंट हुआ है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या करा गया फ्रेंड्स, 5 सब्जेक्ट जो हैं उन्हें ट्रांसफर करा गया किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। कहां से, स्टेट लिस्ट से। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एजुकेशन जो है उस पर पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता था, बट ये देखा गया कि एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो इसीलिए इसको क्या करा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया कि स्टेट और सेंटर दोनों इस पे क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं एमपी में एमपी बोर्ड भी होता है और सीबीएसई भी होता है, और एनसीईआरटी, सीबीएसई जिसमें बुकें चलती है एनसीईआरटी की। तो सीबीएसई एनसीईआरटी क्या होता है, नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, और एमपी बोर्ड जो होता है वो स्टेट इस लेवल के जो स्टैंडर्ड्स है उन पे वर्क करता है। सो ये शो करता है कि दोनों के पास क्या है, अपनी अपनी लॉ मेकिंग की पावर है। इन द सेम वे ये देखा गया कि जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो हमारे यहाँ क्या होते जा रहे हैं, लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इसको भी क्या करना चाहती थी, सेंटर रोकना चाहती थी, इसीलिए इसको भी क्या करा गया, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। अदर देन दैट, वेट्स एंड मेजर्स। अब फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए मैं बिजनेस में अपने स्टेट में स्टैंडर्ड मान रहा हूँ किलोग्राम को, और एक दूसरा स्टेट है वो स्टैंडर्ड मान रहा है ग्राम को। सो मुझे बताइए क्या बिजनेस करना इजी होगा, डेफिनेटली नॉट। आप जब भी बिजनेस करने जाएंगे आपको बार बार क्या करना होगा, स्टैंडर्ड को बदलना होगा। मेरे स्टेट में मैं बोल रहा हूँ 1 किलो जो है उसका इतना भाव होगा, अदर स्टेट में बोल रहे हैं वो 1 किलो का इतना भाव होगा।
सो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज है उनको खत्म करने के लिए वेट्स और मेजरमेंट्स ये भी क्या करा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, सो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो है, आप उनके बारे में स्टडी करिए। उन्होंने क्या कहते हैं इकोनॉमी वाइज काफी रिफॉर्म्स करे हैं, जिसमें उनका वेट और मेजरमेंट का रिफॉर्म जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आपको ये देखने को मिल जाएगा। लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करा गया, ये 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से किस में डाला गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, बर्थ डेथ, रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे सेंटर और स्टेट दोनों को रेवेन्यू मिलता है फ्रेंड्स। मैरिज, डाइवोर्स, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉस। लेबर वेलफेयर मतलब लेबर लॉस जो बनाए जाते हैं इन द कोरोना पीरियड। आई गेस आप सबने सुना होगा कि लेबर लॉस को सस्पेंड करने की डिमांड जो है कंपनीज लगातार रेस कर रही थी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग तो आई गेस आप समझते ही हैं कि भाई हम दो हमारे दो। सो इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर सेंटर को ये फील होता है कि इसको बनाने की पावर स्टेट और सेंटर दोनों के पास होनी चाहिए, वो किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब फ्रेंड्स पर एक क्वेश्चन है, एज यू ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट यूज्ड टू चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लगातार इवॉल्व होता है, चेंज होता है। सो नए नए सब्जेक्ट क्या होते हैं, पैदा होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब लिस्ट बनाई थी तो साइबर क्राइम ऐसा कुछ नहीं होता था। वी ऑल नो कि इंडिया में, आई गेस आप सब अभी इंटरनेट ही पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसमें आपने स्टडी किया होगा कि इंडिया में इंटरनेट कब आया फ्रेंड्स, 1995 के अराउंड आया है। आई एम सेइंग अराउंड, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 1995 के अराउंड इंटरनेट आया है। सो उसके पहले तो साइबर क्राइम का फ्रेंड्स सवाल ही नहीं उठता। सो ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट तीनों में से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, उनका क्या। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया में फेडरेशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, पर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट भी है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करता है, ना ही यूनिटरी गवर्नमेंट यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर प्रैक्टिस करता है। हम दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट ये हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। और जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है जिन पर किसी ने भी लॉ फॉर्म नहीं किया, वो क्या है, वो सेंटर के पास रहेगा। ये हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। आई गेस आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग सर, एज यू हैव टोल्ड कि जो मैरिज है उस पर सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी। तो अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पे फ्रेंड्स लॉ बना दिया है, सो हु डू यू थिंक विल प्रिवेल। मतलब फ्रेंड्स इन दैट कंडीशन किसका लॉ फॉलो किया जाएगा, सेंटर का कि स्टेट का। सो एज आई टोल्ड यू, हमारे यहाँ फेडरलिज्म है बट यूनिटरी गवर्नमेंट भी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है। और अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ क्या है, यूनियन ही प्रिवेल करेगा। I have taught you in the characteristics of Indian Constitution lecture what we have. Our constitution is federal with a unitary bias. फेडरल है पर झुका किसकी तरफ है, यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई गेस आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये तो अभी कौन कौन से आर्टिकल हुए फ्रेंड्स हमारे, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 और आर्टिकल 248। बट एज आई टोल्ड यू, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो तो आर्टिकल 245 से 255 तक है। सो व्हाट आर द रिमेनिंग आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर सेंटर की क्या हो जाती है, नजर पड़ जाती है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाना चाहता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें सेंटर जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। इनमें मोस्ट प्रोमिनेंट है आर्टिकल 249, काफी टाइम्स एग्जाम में ये पूछा गया है। अब फ्रेंड जो आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन होगा मैं वो एक्सप्लेन करता हूं पहले, दैट इज आर्टिकल 252। अब फ्रेंड्स लेट टेल मी
Have you heard the name Wildlife Protection Act? Definitely, we all have heard. और उसी के एक साल बाद क्या आया था? टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, समझेंगा, ये यूनियन के द्वारा बनाया गया एक लॉ है। बट इफ वी टॉक अबाउट 1972, ट्राई टू रिमेम्बर, वाइल्ड लाइफ जो है वो 1976 में क्या बना है? स्टेट लिस्ट का पार्ट बना है, यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना है। उसके पहले तो वो क्या था? उसके पहले तो वो स्टेट लिस्ट का पार्ट था। सी, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल 1976 में कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना है। तो 1972 में इस पर नेशनल गवर्नमेंट ने लॉ कैसे बना दिया? क्योंकि तब तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स जो हैं खुद सेंटर को रिक्वेस्ट करें कि इस सब्जेक्ट पे आप एक स्ट्रिंजेंट और एक टफ लॉ जो है हमें फॉर्म करके दीजिए ताकि हम जो है इसके लिए वर्क कर सके, सो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। सो दैट इज रिटन इन आर्टिकल 252 that parliament can also make law with respect to any subject on the state list if the legislatures of two or more states resolve that it should be lawful for parliament to do so. अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज आर्टिकल 249। अब फ्रेंड्स, बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 249, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स व्हाट? If you remember Article 79, I taught you that Lok Sabha is the house of the people and Rajya Sabha is house of the states. Lok Sabha represents people, Rajya Sabha represents state. लोक सभा जो है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, वो हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है किसको? पीपल को। राज्यसभा जो है उसमें विधानसभा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। सो इसमें इसीलिए फ्रेंड्स लिखा है व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, मतलब कि फ्रेंड्स अगर राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी जो है वो लॉ पास कर देती है, दैट इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करे, इस सब्जेक्ट पर लॉ ना बनाए, नेशनल गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट पर लॉ फॉर्म करे। सो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। सर बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, if Rajya Sabha की 2/3 majority is saying कि it is in national interest to make a law on this subject, so Rajya Sabha represent what? States. तो राज्य सभा अगर कह रहा है, it means friends it is a request of what? It is a request from the states. Okay? मतलब स्टेट गवर्नमेंट भले ही रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, पर राज्यसभा का मतलब होता है सारी स्टेट्स मिलकर क्या कर रही हैं? नेशनल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू आर्टिकल 252 फर्स्ट, देन आई एम एक्सप्लेनिंग आर्टिकल 249, क्योंकि आर्टिकल 252 की तरह ही सिमिलर नेचर है 249 का, बट वहां पर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, एंड यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से जो स्टेट्स हैं वो मेजोरिटी बनाकर सेंटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। And if I tell you, it has been done only once in 1950 for a law related to trade and commerce. And इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स फ्रेंड्स मुझे मिल नहीं रही है, and it is a thing which cannot be asked in the exam, so you can leave this. एग्जाम में तो फ्रेंड्स यही पूछा जाएगा कि राज्यसभा, if राज्यसभा passes a resolution, then what majority is required for the central government to make a law on a state list subject. So तब आपका जवाब रहेगा resolution by 2/3 majority. And what is its article? That is article 249. I guess pretty clear है आप लोगों को। अब friends, other than that, मुझे एक बात बताइए, if you remember, you have a homework here. अभी एक साल पहले एक क्या कहते हैं हमारे जो पायलट है उनको पाकिस्तान ने फ्रेंड्स क्या करा था? कैप्चर कर लिया था। इन दैट सिचुएशन इमरान खान सेड कि ये हमारा जेस्चर ऑफ पीस है कि हम इनको छोड़ रहे हैं। वो कमांडर कौन थे आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? पर उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि इट इज नॉट योर जेस्चर ऑफ पीस, यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू डू दिस ड्यू टू जेनेवा कन्वेंशन। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, nation comes first. Nation comes first. Your personal motives and your state government does not come first. Okay? तो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं वो चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
दोनों को ही क्या करने होंगे, फुलफिल करने होंगे। बिकॉज आर्टिकल 51A, ट्राई टू रिमेंबर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर कहता है कि आपको कोई वर्क करना है, सो यू कैन नॉट डिनाई, और उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर आप स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, क्योंकि हमारे दूसरी कंट्रीज से रिलेशन क्या नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, वो खराब नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो अगर 1972 के पहले कोई क्या कहते हैं समिट हुई हो, उस समिट में अगर हमने एग्रीमेंट कर दिया है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करेंगे, सो इन दैट सिनारियो हम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। नेशन कम्स फर्स्ट, दिस इज द टैगलाइन which will make you remember article 253, which says that parliament has power to make any law for the whole or part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries, or any decision made at any international conference. The same thing which I have explained you is written here. Now friends, I guess the next thing which I am going to explain, that is the last thing for this session, and I guess you will face pretty difficulty in understanding this, that is article 356 and article 250. So friends, let me tell you, you will be studying national emergency and state emergency in your upcoming sessions in article 352 and article 356. आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 में फ्रेंड्स आप नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी स्टडी करने वाले हो। जब आप ये दोनों स्टडी करोगे सो फ्रेंड्स आप समझोगे कि अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लग जाए, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, यू ऑल नो जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगा दी गई थी उनकी गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व करते ही, या फिर नेशनल इमरजेंसी लग जाए लाइक दैट ऑफ 1975, जिसमें इंदिरा गांधी ने क्या करा था फ्रेंड्स, नसबंदी करवा दी थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू हैव सीन द फिल्म सांड की आंख, तो उसमें भी 1975 की इमरजेंसी का टेरर जो है दिखाया गया है। सो अगर ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाए जिसमें हमारी कंट्री का किसी और कंट्री से वॉर हो जाए, कोई और कंट्री हमारे ऊपर एग्रेशन कर दे, हम लोग आपस में क्या हो जाए, हमारे यहाँ जो नक्सल है वो नक्सल आर्म्ड रिबेलियन कर दे, या फिर जो स्टेट है उसमें मेजोरिटी ना ले जाए, मतलब जैसे हरीश रावत जी की गवर्नमेंट के बारे में कहा गया था हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश, आई एम सेइंग द रॉन्ग स्टेट कंफर्म कर लीजिएगा, जो हरीश रावत जी है उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा गया था कि इनके पास मेजोरिटी ही नहीं है। सो अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए, सो क्या ऐसी सिचुएशंस में स्टेट्स को अपने डिसीजन खुद लेने की पावर होनी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। सो दैट्स व्हाई आर्टिकल 250 सेज कि अगर नेशनल इमरजेंसी है, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 352, तो नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है। या फिर स्टेट इमरजेंसी है विच इज अदरवाइज सेट प्रेसिडेंट रूल, देन ऑल्सो नेशनल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है, क्योंकि जब इस तरह की वॉर सिचुएशन होगी, जब इस तरह का हमारे यहाँ डिस्पर्जन हो जाएगा, सो उस समय सेंट्रलाइजेशन आना, यूनिटी आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स व्हाई इन सब्जेक्ट्स पे ऐसी सिचुएशन में नेशनल जो है वो लॉ बना सकता है। सो फ्रेंड्स, अब आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। That's all for now. If you have any doubts, mention it to me in the comment section. Otherwise, bye bye for now.